हेलो। समझ में आ रहा। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा। फिर हमारा लॉ के ऑलमोस्ट 90% कोर्स खत्म हो गया समझ लीजिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बचेगा, वो हम लोग कर लेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो मेरी ओल्ड बैच है उनके 2 से 3 टॉपिक रह गए, तो 2 से 3 दिन में उनका लॉ पूरा खत्म हो जाएगा। जो न्यू बैच है उनको मैं पहले ये चैप्टर्स के रिवीजन करवाऊंगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट अपने तरीके से कराऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं उसको ऐसे पढ़ाऊंगा कि दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। नहीं पड़ेगी दोबारा रिविजन की जरूरत। और इकोनॉमिक्स को हम अगले 10 डेज में खत्म करेंगे बहुत ही प्यारे और मोहब्बत तरीके से। उनको मिनिमम उसमें इतने मार्क्स चाहिए कि हमारा एग्जामेशन मिले इकोनॉमिक्स से सीख के। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी और 3 पार्टनर हैं, तो उसमें अगर सी रिटायर्ड हो रहा है तो क्या वो रिटायर्ड होने के बाद में जो बिजनेस ए और बी का था, क्या वो स्टार्ट कर सकता है, स्टार्ट कॉम्पिटिंग बिजनेस? क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या वो फर्म की गुडविल को यूज कर सकता है? ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा है उसमें? यस इट मे, ही और शी मे स्टार्ट, बट वो स्टार्ट करने से पहले ध्यान देंगे आप लोग, अगर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई तू स्टार्ट कर बट अभी नहीं, 1 साल बाद, या स्टार्ट कर तो गोंदिया में मत कर, बालाघाट में कर। तो क्या है, देखो लिखा उसमें, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट कर बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग लोहा बेच रहे हो तो तू भी लोहा बेच, हम पोहा बेच रहे हो तू भी पोहा बेच, मगर फर्क क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख सकते हैं, देखो क्या कंडीशन हो सकती है। फर्म का नाम मत यूज करना, तू अपने बिजनेस वही कर, कंपीटिंग बिजनेस की बात हो रही है, फर्म के नाम की बात नहीं है। तो कोई और फॉर्म के नाम से स्टार्ट करना है ना। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म ना। तू ये नहीं बताएगा कि तू फर्म का बिजनेस कर रहा है, ये तेरा सेपरेट बिजनेस है, फर्म की गुडविल का फायदा नहीं लेगा तू, फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, तो बिजनेस कर, कोई दिक्कत नहीं है। और तू इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस करना है ना, बहकाना पुराने कस्टमर्स को जो फर्म से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तेरे जाने के पहले से। ठीक है। ये 3 काम तुझे नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है उसे? कंपीटिंग बिजनेस कर, कोई दिक्कत नहीं है, फर्म का नाम मत यूज कर। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा था उसमें? ऐसा मत दिखा कि तू फर्म के बिहाफ में बिजनेस कर रहा है, क्योंकि फिर वो फर्म की गुडविल का फायदा तुझे मिलेगा। तीसरा, पुराने कस्टमर्स को तू इन्फ्लुएंस नहीं करेगा जो ऑलरेडी फर्म से जुड़ चुके थे तेरे जाने के पहले, तेरे रिटायरमेंट के पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसे बिजनेस करने से तो नहीं रोक रहे हैं, बट ये 3 कंडीशन पुट अप कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे क्या हम उसे बिजनेस करने से रोक सकते हैं? तो आप बोलोगे फंडामेंटल राइट्स सपोर्ट करोगे कि सर इससे फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिला है कि भाई कोई भी व्यक्ति फ्रीडम ऑफ ट्रेड कर सकता है ना। कोई किसी को, अगर किसी को मेरी ट्यूशन के सामने ट्यूशन क्लासेस खोलनी है तो वो खोल सकता है सेम सब्जेक्ट्स की, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, ये उसके पास में फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। मगर अगर 2 लोग साथ में ऑलरेडी बहुत सालों से कुछ रजिस्टर्ड काम कर रहे हैं, लॉफुल काम कर रहे हैं, और अगर वो अलग हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट अप कर सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या लिखा है उसमें? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। कुछ एग्रीमेंट्स बनाए जा सकते हैं जिसमें ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो एक एग्रीमेंट बनाया जा सकता है कि जब आप अलग हो जाओगे तो आप सेम प्रकार का बिजनेस एक स्पेसिफिक पीरियड, बोला ना मैंने यार 1 साल मत करना है यार, 1 साल बाद करना, या एक काम कर गोंदिया में मत करना, बालाघाट में करना, लोकल लिमिट्स का एग्जांपल दे दिया मैंने। तो ये कहाँ दिया हुआ है? रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कि ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होते हैं अगर वो रीजनेबल है। मैं अगर बोलूंगा 10 साल बिजनेस मत करना है ना, ये तो रीजनेबल हुआ नहीं। मैं बोलूंगा अबे तू एक काम कर उड़ीसा में रहकर बिजनेस कर दियो, रीजनेबल हुआ नहीं। रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होंगे तो ऐसे एग्रीमेंट की वैलिड मान्यता है कि आप ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक और लिमिटेड एरियाज में। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है ना कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ना। रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल अगर मिलके लगाया जा रहा है तो चलेगा। ठीक है, चलेगा, मिलके लगाया जा रहा है तो चलेगा। ओके, मिलके लगाया जा रहा है तो चलेगा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो? तू बिजनेस कर मगर ये 3 चीजें मत करना, फटाफट बोलेंगे। फॉर्म का नाम मत यूज करना, ऐसा मत शो करना कि तू बिजनेस के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट मत करना, इन्फ्लुएंस मत करना तो जो तेरे जाने के पहले फॉर्म से जुड़ चुके थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जो आउटगोइंग पार्टनर है उसके कुछ राइट्स भी है सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स में। अगर ए बी सी 3 पार्टनर है और सी के जाने के पहले किसी प्रकार की कोई डील या कोई एक्टिविटी या किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ था जिसके बेनिफिट्स इसके जाने के बाद मिले, आफ्टर उसकी सीजिंग के बाद, सीजिंग मतलब वो पार्टनर नहीं रहा,
तो डेफिनेटली रिटायरमेंट के बाद भी उसे वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए। क्या लिखा है उसमें? डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, है ना, अभी तक फाइनल सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स नहीं हुए, अभी तक उसे उसका हिस्सा नहीं मिला है, अभी तक उसे प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिला, अभी तक एसेट्स का हिस्सा नहीं मिला है, अभी तक उसे वो नहीं मिला है जो उसके जाने के पहले उसे मिलना था। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बना के भी आप किसी का अधिकार छीन सकते हो, तो वो और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास एक ऑप्शन होगा कि या तो क्लेम करो उस प्रॉफिट को जिस दिन आप पार्टनर छोड़ रहे हो, है ना, एज मे बी एट्रीब्यूट टू द यूज ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कि भैया कैपिटल, जितना कैपिटल लगाया था उतना मेरे को प्रॉफिट दे दो, है ना, मैं क्योंकि जा रहा हूँ ना, इंसॉल्वेंट हो गया तो दे दो मेरे को, या मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, डेथ के टाइम पर वो कैसे बोलेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा। ये इंटरेस्ट, क्योंकि अपन ने पढ़े थे कि कैपिटल के अलावा वो लोन्स और एडवांस भी देता है, तो 6% का इंटरेस्ट जो मैंने कैपिटल के अलावा जो कंट्रीब्यूशन किया था काय में, फॉर्म में, तो दोनों में से कोई भी एक चीज आप क्लेम कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ये कब का क्लेम है? वो रिटायर्ड हो चुका है उसके बाद, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट बोल रहा है ना, रिटायर्ड होने के बाद, आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है, क्योंकि आप चले तो गए बट आपने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं किया, आप चले तो गए मगर आपको जो पैसे मिलने वाले थे आपने वो नहीं लिया, आप चले तो गए बट अपना कैपिटल नहीं किया। तो अगर फर्म आपके जाने के बाद आपको हिस्सा नहीं दी है, अभी तक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दी है, आपके लोन्स और एडवांसेस का हिस्सा नहीं दिए, तो आप उसको रिटायरमेंट के बाद में या इंसॉल्वेंसी के बाद में, डेथ के बाद में भी क्लेम कर सकते हैं। क्या लिखा है इसमें? ए बी सी आर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स इन ए मशीनरी फर्म, ए इज एंटाइटल्ड टू 3/8 ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, 3/3 का मतलब ऐसा उसे मिलने वाला था। ए बिकम्स बैंकरप्ट, वो दिवालिया हो गया उसका, ठीक है, दिवालिया निकल चुका। बी एंड सी कंटिन्यू द बिजनेस विदाउट पेइंग 8 शेयर ऑफ द पार्टनरशिप एसेट्स, पर अब ए बैंकरप्ट हो गया तो उसने बोला कि उसका हक बनता है कि उससे पार्टनरशिप फर्म से हिस्सा मिले, क्योंकि वो इंडिविजुअली बैंकरप्ट हुआ है, फर्म बैंकरप्ट नहीं हुई है, कि भाई सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करो या मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दो ना, जो फर्म में से हमको मिलती नॉर्मली 10 रुपए का जो भी हिस्सा बनता है मुझे तो 3/8 का। ए स्टेज एंटाइटल टू, डेफिनेटली ए को 3/8 का हिस्सा तो मिलना ही चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इस बैंक्रप्सी। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो मैं इंडिविजुअली बैंक्रप्ट हुआ हूँ, बराबर है, तो मैं फॉर्म को, तुमने मेरे को फॉर्म से अलग भी कर दिया, और अगर मैंने अभी तक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं हुआ है, तो अगर मैं 1 सितंबर को बैंक्रप्ट हुआ 2020, तो अब मैं पार्टनर तो रहा नहीं, मैंने अभी तक सेटलमेंट ऑफ क्लेम किया नहीं, मैंने किसी भी प्रकार का हक नहीं मांगा है, और अगर फॉर एग्जांपल 1 सितंबर 2022 को फॉर्म डिसॉल्व होती है, तो ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच में जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसका हिस्सा, या मेरे कैपिटल का हिस्सा, या मेरे एसेट्स मुझे मिलना चाहिए। कितना मिलेगा उसको हिस्सा? 3/8 ऑफ टोटल। समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? क्योंकि उसके बैंकरप्ट होने के पहले के जो भी प्रॉफिट्स थे और जो भी चीजें थी वो तो ऑलरेडी मिल चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं उस हिस्से की जो उसने कैपिटल के फॉर्म में लगाया, या जो उसने एसेट्स के फॉर्म में किसको दिया था, पार्टनरशिप फॉर्म को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसेट्स में जो हिस्सा बनता है या जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा बनता है कैपिटल रेशियो के फॉर्म में, उसकी बात कर रहा हूँ। ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर्ड हो गया आफ्टर सेलिंग ए शेयर इन द पार्टनरशिप, वो अपना शेयर किसी और को बेच चुका है, जैसे कि डी को बेच दिया उसने, और अपन ने पढ़े थे कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, आप अपने हिस्से को किसी और को बेच सकते हो, और ए और बी ने वो वैल्यू सी को पे ही नहीं किया, एग्री हुआ था क्योंकि सी तो किसी और को बेच रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ सी ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म वुड बी प्योर डेब्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच सी इज टू बी अ पार्टनर। व्हाट इज दैट मीन? जल्दी बताओ। अगर सी 1 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहा है और उसने अपना शेयर किसी और को बेच दिया, और फर्म ने 1 साल तक उस शेयर का पैसा नहीं दिया, तो वो 1 साल तक फर्म के ऊपर वो एज ए डेप्ट कहलाएगी, क्योंकि हिस्सा तो सी का था ना, तो सी को जिसको बेचना बेचे, ठीक है, ओके। क्योंकि जब आप पार्टनर नहीं है तो फिर आप क्रेडिटर ही हो गए ना, क्योंकि बाकी के बचे हुए जो 2 पार्टनर है वो तो आपके पैसे को यूज कर रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो एज ए डेटर ही यूज कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। आप देखो डेटर, देखो, तो इसका मतलब आप एज ए क्रेडिटर हो, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट वर्ड आ गया है,
अगर 1 दिसंबर को मैं रिटायर्ड हो गया और मुझे मेरी प्रॉफिट का हिस्सा अभी तक नहीं मिला, मुझे मेरी एसेट्स का हिस्सा अभी तक नहीं मिला, तो डेफिनेटली अब तो मैं फर्म का पार्टनर हूँ नहीं, तो मैं एज ए क्रेडिटर ट्रीट किया जाऊंगा, तो मैं इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता हूँ, है ना। तो हो सकता है सी ने अपना इंटरेस्ट किसी और को भेज तो दिया, बट अभी तक उन्होंने सी को वो हिस्सा ट्रांसफर नहीं किया, तो ही कैन क्लेम, और सी के बिहाफ में एनीवन कैन क्लेम एज ए क्रेडिटर प्रॉपर्टी और एज एन इंटरेस्ट। दोनों कंडीशन बहुत डिफरेंट थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इंसॉल्वेंसी में क्या हुआ, जल्दी मुझे बताओ। इंसॉल्वेंसी में ये हुआ कि उसने बोला जिस दिन मैं इंसॉल्वेंट हुआ, मैं लाइबल तो रहूंगा नहीं, अपन ने पढ़े इंसॉल्वेंट पार्टनर जिस दिन सीज होता है इंसॉल्वेंसी, उस दिन से जिस दिन से ऑर्डर आता है कोर्ट का, वो लाइबल नहीं होता। तो इंसॉल्वेंसी के बाद मुझे हिस्सा तो मिलेगा ना फर्म की प्रॉपर्टी का, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, जो मैंने लोन्स एंड एडवांसेस दिए, कैपिटल दिए, जो मेरा उस एसेट्स में कैपिटल रेशो में हिस्सा बनता है, तो मुझे आपको देना पड़ेगा। कब? जब फर्म डिसॉल्व होगी, तो जितना भी अमाउंट बनेगा मेरे लिक्विडेशन से लेके डिसोल्यूशन तक का, जो भी अमाउंट बनेगा, जो भी हिस्सा बनेगा, वो मुझे चाहिए। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी बाय चेंज इन फर्म। रिवोकेशन का मतलब होता है कोई दी हुई चीज को वापस ले लेना, दैट इज कैंसिलेशन। कंटिन्यू गारंटी, गारंटी का मतलब होता है जब आप किसी और के बिहाफ में किसी प्रकार का एश्योरेंस देते हैं। क्या देते हैं? एश्योरेंस। ध्यान दीजिएगा, ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। क्या हैं? तीन पार्टनर। ओके, ए और बी सी तीन पार्टनर हैं। इन तीनों ने फॉर एग्जांपल के तौर पर थर्ड पार्टीज को कुछ गारंटी देके रखी थी लाइबिलिटी से रिलेटेड। तो सी दो चीजें करेगा रिटायरमेंट के टाइम पर या इंसॉल्वेंसी के टाइम पर या डेथ के टाइम पर, तो अपन लेंगे नहीं, कि वो जाने के बाद या जाने के वक्त पब्लिक नोटिस दे देगा कि भैया मैं अभी भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, अभी भी मैं गारंटी देता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ कि आप इस फॉर्म में पैसा लगाएं, या आप उस गारंटी को रिवोक कर सकते हो कभी भी। देखो क्या लिखा है उसमें, क्योंकि वो हो सकता है ना वो नॉमिनल हो, मतलब बहुत नाम हो उस पार्टनर का। कंटिन्यू गारंटी गिवन टू अ फर्म और टू थर्ड पार्टी। देखो आया, मेरे नाम पर आप खरीद रहे हो ना, मेरे नाम पर आप फर्म को पैसे मिल रहे हैं। इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म इज इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है, तो जो बंदा जा रहा है रिटायर्ड होके, है ना, अब जैसे मैं 2000 फॉर एग्जांपल के तौर पर, जो सी है 2020 में रिटायर्ड हो गया, उसने गारंटी को रिवोक नहीं किया, मतलब थर्ड पार्टी अभी भी सी को पार्टनर समझ के या सी के एश्योरेंस पर ही ए और बी से डील कर रहे हैं, उस फॉर्म से डील कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में अगर सी को लगा कि नहीं मुझे अब अपनी नाम या अपना जो गुडविल है उस फॉर्म से हटा लेनी चाहिए, तो वो हटा सकता है। क्योंकि मेरे जाने के बाद में अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म में सिर्फ कितने लोगों का हिस्सा है? ए और बी। मैं तो जा चुका हूँ। ठीक है। सो अब एनालिसिस क्या बोलता है? mere changes in the constitution of firm operate to revoke the guarantee as all future transaction। सिर्फ आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं कि सी का नाम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी के तरफ से हटा देना है, क्योंकि वो अब आपकी पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। अब कैसे हटेगा वो नाम? डेथ हुई तो अब उसकी कोई गारंटी नहीं होगी, अब उसके नाम पर आप कुछ नहीं लेंगे, उसके नाम पर थर्ड पार्टी से आप कुछ नहीं मांगेंगे। पब्लिक नोटिस आपको देना होगा क्योंकि वो मर चुका है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी कुछ नहीं मांगेंगे। रिटायरमेंट के टाइम पर वो पब्लिक नोटिस अगर दे चुका है, या फॉर एग्जांपल अगर उसने पब्लिक नोटिस ने दे दिया है, बट अगर उसने किसी प्रकार की गारंटी को रिवोकेशन नहीं किया, बट वो बाद में कर सकता है, आप उसको फोर्स नहीं करेंगे कि प्लीज आप अपना नाम अभी भी हमको दो, या कोई दूसरा पार्टनर आया तो। होता है ना, दूसरे पार्टनर के आने पर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी गारंटी को रिवोक कर सकते हैं, नया पार्टनर गारंटी ले रहा है। या नया पार्टनर ये भी कह सकता है कि मैं अभी अभी तो आया हूं, तो मुझे मैं आपके प्रीवियस कामों की गारंटी नहीं लूंगा, मैं उसे रिवोक कर। गारंटी समझ रहे हैं ना? एश्योरेंस टू दी फर्म कि मेरे नाम पे जो करना है करो, मेरे नाम से लो, या थर्ड पार्टी कि मेरे नाम से आप फर्म से जोड़ो, तो उस गारंटी को, उस एश्योरेंस को हम कभी भी रिवोक कर सकते हैं। डेथ के बाद, इंसॉल्वेंसी के चलो से बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद में, और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कंटिन्यू गारंटी पर कि अगर ए के नाम पर तीन प्रकार के ट्रांजेक्शन लिए गए थे, T1 T2, अब अगर वो रिटायर्ड होता है या उसकी डेथ होती है, तो क्या वो रिवोक कर सकता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन में अपनी गारंटी? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, ए मे रिवोक बाय गिविंग अ नोटिस टू दी फर्म। और अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी गारंटी ऑलरेडी रिवोक हो चुकी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव कभी भी लाइबल नहीं होंगे थर्ड पार्टी के प्रति। तो क्वेश्चन आएगा फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए क्या एक रिटायर्ड पार्टनर अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता है? तो आपका आंसर होगा यस।
नेक्स्ट और लास्ट क्या है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फॉर्म। जब फॉर्म से कोई चले जाता है तो फॉर्म में चेंज आता है, जब फॉर्म में कोई आता है तो फॉर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है। आपने पढ़े थे एडमिशन में चेंज आता है, रिटायरमेंट में चेंज आता है, एक्सपल्शन में चेंज आता है, पढ़े कि नहीं पढ़े अपन लोगों ने, डेथ में चेंज आता है, इंसॉल्वेंसी में चेंज आता है, सब में कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क आता है, मतलब प्रॉफिट रेशियो चेंज होते हैं, लॉसेस रेशियो चेंज होते हैं। क्या लिखा है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया न्यू पार्टनर के आने से, एग्जिस्टिंग पार्टनर के जाने से, या किसी को निकालने से, इंसॉल्वेंसी से। मतलब क्या है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज में भी फर्क आता होगा। बिल्कुल सर, अगर 3 पार्टनर है, बहुत ही आसान सा है ये एग्जांपल, आप मुझे समझाएंगे, ये एग्जांपल मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ, ये बहुत आसान है, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दे रहा हूँ। जो क्या लिखा है उसमें, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द जो चेंजिंग फर्म है वो वैसी ही रहेगी जैसे थी। आने जो बंदा आएगा या तो जाएगा वो अपने राइट्स और ड्यूटीज लेके जाएगा। देखो समझा देता हूँ मैं आपको, अगर ए बी और सी 3 पार्टनर है जो ऑलरेडी 3:2:1 के रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, आप पढ़ चुके हो चीज अकाउंट्स में भी। कोई नया पार्टनर आता है, फॉर एग्जांपल डी, तो अपन ने पढ़े थे कि डी को मान लो आप 1/4 का हिस्सा दे रहे हो, मतलब 1/4, तो क्या होगा, वो कौन से रेशो से जाएगा, इन्हीं के रेशो से जाएगा। इन्हीं को, जैसे अगर इनके बीच में 10 रुपए डिवाइड हो रहे थे तो 10 का 1/4 अगर अपन ने इसको दे दिया 2.5, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अब इनका 3:2:1 काय में डिवाइड होगा, 7.5 रुपए में। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया। पढ़े कि नहीं पढ़े अपन लोगों ने, और न्यू रेशो क्या आया, आपने दिख गया आपके सामने, इसको सेक्रीफाइस रेशो कहते हैं, जो ओल्ड रेशो माइनस करंट रेशो, न्यू रेशो। अपन ने पढ़े कि नहीं पढ़े फॉर्मूला। और जो डी को मिला उसको क्या बोलते हैं, गेन रेशो, गेनिंग पार्टनर। ऐसे ही होता है, मैं सही बोल रहा हूँ कि इनको अब 7.5 का 3:2:1 मिलेगा, क्योंकि तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो इन्होंने 2.5 रुपए 1/4 किसको दे दिए, न्यू पार्टनर। तो इनके राइट्स में चेंज आया ना, अभी को कम मिल रहा है अमाउंट के हिसाब से, रेशियो वही है 3:2:1, बट कम अमाउंट पे मिल रहा है। ये एग्जांपल वो था, ये वाला मैंने आपको समझा दिया। बट पार्टनर्स मिलके भी डिसाइड कर सकते हैं किसको कितना रेशियो देना है, कम ज्यादा क्या हो। ठीक है, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला आपको। ओके, नए पार्टनर के ऐड होने पर एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपने रेशियो को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये आपको ध्यान देना होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ओके, बट इसमें साफ साफ लिखा है, हर चीज वो सेटल कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। आप लिखित में ले लो कि इतना इतना रेशियो होगा, तेरे आने के बाद तेरे को इतना मिलेगा, तेरे जाने के बाद इसको इतना मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, सब चीज मगर लिखित में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। देखो उसने बोला ना, राइट्स आपको अभी भी 3:1 मिल रहा है, मगर सेक्रीफाइस हो चुका है अमाउंट के रूप में, अब आपको 7.5 का 3:1 मिलेगा। और अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल एबीसी में से सी रिटायर्ड हो गया, तो अभी भी आपको 3:2 मिलेगा। इसका 1 था ना, ये लेके चले गया अपना 1, बट अब 3:2 आपको 10 में मिलेगा, पहले 7.5 में मिल रहा था, तो यहाँ आपको गेन हुआ। सही है, ऐसा होता है। रेशियो में फर्क नहीं आएगा, बट क्वांटिटी में चेंजेस हो सकते हैं। ओके, रेशियो नेवर चेंज। सो दिस इज योर लॉ। ओल्ड बच्चों के लिए लॉ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 2 से 3 4 टॉपिक हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो मैं शायद आज या कल में फिनिश कर दूंगा। अब आपको एक ही काम करना है, जो मैंने 11 तारीख की टेस्ट रखी है उसमें आपको पार्टनरशिप को खदेड़ डालना है, इस तरीके से पढ़ना है कि 12 नंबर जेब में हो, इस तरीके से पढ़ना है। और नए बच्चों के लिए अब मैं एक शेड्यूल बना के दूंगा, उसको आंख बंद करके फॉलो करना, ठीक है, एग्जाम यूं निकालोगे। ठीक है, तुम नहीं डिसाइड कर सकते क्या करना है, क्योंकि तुम पैनिक कर जाओगे। या जो ओल्ड बच्चे हैं उनको किस तरीके से रिविजन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, टेक केयर। 15 सितंबर की डेट दे रहा हूँ, 15 सितंबर तक नए बच्चों का भी मैं ऑलमोस्ट लॉ खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, 15 से 20 के बीच में। और जो इकोनॉमिक्स है वो भी 20 के पहले खत्म हो जाएगा, 15-16 तक। आपको चिंता नहीं करनी है, इकोनॉमिक्स और लॉ अगले 10 से 15 दिन में सभी के लिए, नए बच्चों के लिए तो खत्म होना ही, पुराने वालों के लिए तो परसों ही लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो टेक केयर।